नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति दस्तावेज का प्रारूप तैयार करने के लिए राष्ट्रीय समिति के गठन की घोषणा। कहा, सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के लिए बनाई जा रही है राष्ट्रीय सहकारिता नीति। देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाना और जमीनी स्तर पर इसकी पहुंच को मजबूत करना है उद्देश्य। योगी सरकार बताएगी क्यों सुपरफूड है बाजरा। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 में अभियान चलाकर किसानों को किया जाएगा जागरूक। किसानों को खेती के उन्नत तरीकों की जानकारी के लिए दिया जाएगा प्रशिक्षण। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, किसान उत्पादक संगठन बिचौलियों से मुक्ति का अचूक बाण। किसानों के समूह द्वारा किसान उत्पादक संगठन बनाने का किया जा रहा है काम। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय को दुगना करने और कृषि में नए आयाम स्थापित करने के लिए विभिन्न योजनाओं को उतार रहे हैं धरातल पर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने केरल में अगले 3 दिन भारी वर्षा की जताई संभावना। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पट्टनमथिट्टा और इडुक्की जिलों में रेड अलर्ट जारी। राज्य के शेष 7 जिलों और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में येलो अलर्ट जारी। मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति दस्तावेज का प्रारूप तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के लिए नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति बनाई जा रही है। पूर्व केंद्र मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में गठित इस समिति में देश के सभी हिस्सों में 47 सदस्यों को शामिल किया गया है। समिति में सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञ, राष्ट्रीय, राज्य, जिला और प्राथमिक सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव, सहकारिता और सहकारी समितियों के पंजीयक तथा केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों के अधिकारी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हाल ही में घोषणा की थी कि पैक्ट से ऊपर की सहकारी संस्थाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण बनाने के लिए जल्द ही एक राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार की जाएगी। मौजूदा राष्ट्रीय सहकारिता नीति सहकारी समितियों के चहुमुखी विकास और उन्हें आवश्यक सहयोग देने, प्रोत्साहित करने और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2002 में लागू की गई थी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सहकारी समितियां एक स्वायत्त, आत्मनिर्भर और लोकतांत्रिक रूप से प्रतिबंधित संस्थाओं के तौर पर कार्य कर सकें, जो अपने सदस्यों के प्रति उत्तरदायी हो और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान कर सके। आज भारत में लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियां हैं, जो करीब 29 करोड़ सदस्यों के साथ पूरे देश भर में फैली हैं। ये सहकारी समितियां कृषि प्रसंस्करण, डेयरी, मत्स्य पालन, आवासन, बुनाई, ऋण और विपणन समेत विविध कार्यकलापों में सक्रिय हैं। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। योगी सरकार किसानों को बताएगी क्यों बाजरा सुपरफूड है। इस बाबत अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 में अभियान चलाकर किसानों को बाजरे की खूबियों के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बाजरे के प्रति हेक्टेयर उपज, कुल उत्पादन और फसल आच्छादन का क्षेत्र में लगातार वृद्धि हुई है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि अपने पौष्टिक गुणों के कारण चमत्कारिक अनाज कहे जाने वाले बाजरे की खेती को यथासंभव प्रोत्साहन दिया जाए। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद अगले 100 दिन, 6 माह, 2 साल और 5 साल के काम का लक्ष्य तय करने के लिए सेक्टरवार मंत्री परिषद के समक्ष प्रस्तुतिकरण लिया गया था। इसी क्रम में सामाजिक सेक्टर के प्रस्तुतिकरण के दौरान उन्होंने निर्देश दिया था कि न्यूट्री बेस्ट फूड बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद और वितरण की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 में बाजरा एवं जवार सहित लुप्तप्राय हो रही कोदो और सांवा की फसल को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विभाग ने कई योजनाएं भी तैयार की हैं। बाजरे की खेती के लिए किसानों की इसकी खूबियों के प्रति जागरूक करने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 का मकसद भी यही है। इसी दौरान राज्य स्तर पर 2 दिन की कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसमें विषय विशेषज्ञ 250 किसानों को मोटे अनाज की खेती के उन्नत तरीकों, भंडारण एवं प्रसंस्करण के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा।
जिलों में भी इसी तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेंगे। गेहूं, धान और गन्ने के बाद उत्तर प्रदेश की चौथी प्रमुख फसल है बाजरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में मिलेट रेवोल्यूशन की क्रांति की जरूरत का जिक्र कर चुके हैं। उनकी ही पहल पर 2018 में देश में मिलेट ईयर मनाया गया था। बाद में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ को इसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का अनुरोध किया था। भारत के ही प्रस्ताव पर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है, किसान उत्पादक संगठन बिचौलियों से मुक्ति का अचूक बाण है। मध्य प्रदेश में किसान उत्पादक संगठन एफपीओ बनाने का काम किसानों के समूह द्वारा किया जा रहा है। कृषि मंत्री पटेल सोमवार को हरदा में मां रेवा किसान उत्पादक संगठन के 300 छोटे किसानों से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय को दुगना करने और कृषि में नया आयाम स्थापित करने के लिए विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतार रहे हैं। इन्हीं में से किसानों को उनकी उपज का समुचित लाभ दिलाने के लिए एफपीओ का गठन किया है। किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए देश में 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाने का निर्णय लिया गया है। इसी लक्ष्य को वर्ष 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। पटेल ने कृषि विभाग के अधिकारियों को एफपीओ को बेहतर प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जब किसान अकेला अपनी उपज बेचने जाता है तो उसका मुनाफा बिचौलियों को मिलता है। किसान उत्पादक संगठन किसानों की आय दुगना करने और बिचौलियों से मुक्ति दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि एफपीओ से किसानों को उनके उत्पाद के अच्छे भाव मिलते हैं। एफपीओ किसानों की उपज को सर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग करने के साथ ही मार्केटिंग के लिए भी स्वतंत्र रहता है, जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने केरल में 3 दिन भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इसे देखते हुए 4 जिलों तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पट्टमथिट्टा और इडुक्की जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। 3 जिलों आलपुझा, कोट्टयम और एर्नाकुलम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने राज्य के शेष 7 जिलों और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में येलो अलर्ट घोषित किया है। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के पलिया विकासखंड की महिलाएं आजीविका मिशन के तहत स्वरोजगार समूह बनाकर आजीविका कमा रही हैं। ऐसी ही एक संस्था है दिंधो संस्था समूह। इस समूह से जुड़ी महिलाएं तरह तरह के सामान बनाकर आत्मनिर्भर और दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही हैं। पहले तो मैं अपनी 12 दीदी को लेके मैंने दरी का काम किया। जैसे मेरा समूह चल रहा था तो मैं सोचो दीदी लोगों से मतलब कि मैं सलाह करो कि दीदी लोग आपन बैठे बैठे से कुछ नहीं गुजारा होगा, जो है आपन लोग कुछ उद्योग करें। तो उद्योग के मतलब हम लोग सलाह करें कि हम दरी का काम कर लें। तो हम दरी का काम करने लगे तो हमको कुछ फ़ायदा आने लगा, तो हम और काम बढ़ा दिया, रूसा का काम बढ़ा दिया। हम लोग बैग बनाते हैं, डोरमेट बनाते हैं, रूसा का टोकरी भी बन जाती है और उसका रूसा का कलमदानी बन जाती है, टोपी बन जाती है, चप्पल बन जाती है, रूसा का तरह तरह के सामान बन जाते हैं। हर चीज़ पायल उयल वो मैं बनाई हूँ, वे सब यहाँ पर रखी पड़ी हैं। सीखे सर नहीं रहे, हम अपने दिमाग से हम लगा कि जैसे कि ये पायल बन रही हैं, हम पहन रहे हैं, तो इससे हम जूट से भी तो बना सकते हैं, इसीलिए हम बना रहे हैं। आज हम वहाँ पर गए रहे धुस के हाथ, तो वहाँ पर हमारी 3 कैप बिक गए, वो एक बैग बिका है, एक जो पैसा बच्चे डालते हैं कुल्हड़ वो भी बिका, एक जोड़ चप्पल वहाँ पर से बिचा है। इन लोगों को विकासखंड पलिया के अंतर्गत जो है एक सुझाव दिया गया, जिसमें आज आजीविका मिशन के तहत एक समूह चलाने का प्रयास किया गया, जिसमें छिद्दो स्वयं सहायता समूह ने अपना पहला शुरुआत किया। उन्होंने अपना दरी बुनाई का काम किया और ये कृषि का काम करती थीं, ये महिलाएं बेरोजगार थीं। अब इन्होंने समूह का काम चालू किया है तो इनको बहुत ही अच्छा फ़ायदा हुआ। इससे अन्य महिलाओं को जो है इनको देख करके प्रेरणा हुई और इन्होंने समूह अपना जोड़ने का काम किया। इस तरीके से जो है इन्होंने 13 समूह का गठन किया, जो कि हमारी ग्राम पंचायत में
लगभग 13 समूह का गठन हो चुका है, जिसमें 150 महिलाएं समूह का काम करती हैं। समूह में कच्चे काम का जो है जूट का ये अपना प्रोडक्ट बनाती हैं और कुछ अभी जलकुंभी का काम इन्होंने शुरू किया है, उससे जो है बास्केट और जो है कैप का काम इन्होंने शुरू किया है। इन लोगों को जो है बाहर बुलाया जाता है, जिसमें मेले का जो उनको दुकान लगाने का जगह दिया जाता है। लगभग हमारे पूरे थारू क्षेत्र में 3,500 महिलाएं समूह का काम करती हैं। और जम्मू कश्मीर के रामबन, संगलदाड, पलवाह में ग्रामीण विकास विभाग के जरिए अमृत सरोवर के तहत एक तालाब का निर्माण किया गया है, जिससे आसपास के गांवों की सिंचाई की सुविधा मुमकिन हो सकेगी। इस तालाब के निर्माण से लोगों में खुशी की लहर है और वो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जता रहे हैं। यहाँ पर हमें एक स्कीम अमृत सरोवर के तहत एक टैंक मिला पानी का, जिसकी लंबाई चौड़ाई 32 बाई 33 है और 6 फुट गहरा है। यहाँ हमारा एक पानी था वो ज़ाया होता था साल ब साल, तो उस पानी को हमने इस पार में डाला। तो ये स्कीम जो मोदी साहब की नई स्कीम लॉन्च हुई है, इसका हमें बहुत फ़ायदा, उम्मीद है कि फ़ायदा है। जब ये भरा जाएगा ये तालाब, तो हमारी अब भी ज़मीन कम से कम 500, 400, 500 कनाल आबाद हो जाएगी और धान के खेत हमारे ठीक ठाक बनेंगे। तो इस पानी के तहत से हम बड़ी रोजी रोटी कमा सकते हैं। हमने ये काम तन मन धन से सब लोगों ने बनाया है, मिलके बनाया है, अच्छी क्वालिटी का बनाया है। अभी तक जो मोदी साहब की सरकार ने जो अमृत सरोवर स्कीम के जो अब मोदी साहब ने निकाली, बहुत अच्छी स्कीम निकाली। ये फर्स्ट यहाँ पे लवर दलवा ब्लॉक संगलदान में डिस्ट्रिक्ट रामबन में लॉन्च हुई। अच्छी क्वालिटी का काम है और लेबर पेमेंट एज पर नरेगा के थ्रू हो चुकी है। अब कम से कम 300 फैमिली के ज़्यादा लोगों को नीचे इसका फ़ायदा है। यहाँ पर भी खेत है, आबी की ज़मीन की कैठा में है, खिलकला में है, चिंजी में है, वहाँ पर भी ये पानी जा सकता है, इससे फसल उगा सकते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले उन 13 आकांक्षी ज़िलों में शामिल हैं जो विकास की दौड़ में बाकी ज़िलों से पिछड़ गए हैं। दक्षिण बिहार के इस ज़िले में विकास के विभिन्न मानकों पर तेज़ी से काम हो रहा है। देखिए हमारे मुजफ्फरपुर संवाददाता की ज़मीनी हक़ से जुड़ी ये ख़ास रिपोर्ट। दक्षिण बिहार का जिला मुजफ्फरपुर बिहार के अन्य जिलों की तरह यहाँ की मिट्टी भी काफी उपजाऊ है। पूरी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। मुजफ्फरपुर अपनी शाही लीची के लिए भी मशहूर है। हर साल बाढ़ से यहाँ काफी तबाही होती है। तकरीबन 50 लाख की आबादी वाला यह जिला तरक्की की रफ्तार में पिछड़ता रहा है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने जिले को आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल किया। इस वर्ष मार्च में नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में मुजफ्फरपुर को पहला स्थान मिला। इसकी रिपोर्ट के अनुसार जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में बिजली के साथ साथ पेयजल और शौचालय की व्यवस्था है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सहित दूसरे सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस भी हैं। जिले के मुसहरी प्रखंड में स्थित सरकारी स्कूल की 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने बताया कि स्मार्ट क्लासेस की वजह से विषय को समझने में आसानी होती है। बहुत अच्छे सुविधाएं हैं। जैसे हम लोग पहले बोर्ड पे पढ़ते थे, तो अभी यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड लगाया है, मतलब 1 महीना पहले ही जस्ट। और जितना बोर्ड पे नहीं समझ पाते थे, कोई मतलब यूनिक सर कोई अलग वर्ड बोलते थे, तो हम लोग सोचते थे कि क्या है ये, लेकिन जब स्मार्ट बोर्ड पे बताते हैं तो उसमें हर एक चीज़ का पिक्चर के साथ हमें अच्छे से समझाया जाता है और ये सुविधा बहुत अच्छा है। अगर हम स्वास्थ्य और पोषण की बात करें तो गर्भवती महिलाओं के पोषण का स्तर जो 2018 में 63% था, अब वह बढ़कर 2022 में 92% हो चुका है। पीएम आवास के मामले में भी जिले की उपलब्धि 96% हो चुकी है। सभी पंचायतों तक इंटरनेट कनेक्शन पहुंच चुका है और जिले में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 120 हो गई है। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर काफी खुशी है। आंगनबाड़ी केंद्र 1 नहीं 7 या 8 आंगनबाड़ी केंद्र है। उस पर जो बच्चे चहक रूप में जब चहकते हुए जाते हैं, जो सरकारी सुविधा है उसमें दिए जाते हैं।
मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी का कहना है कि पारदर्शी ढंग से योजनाओं को लागू करके ये उपलब्धि हासिल की गई है। अपना स्पीड को ऑप्टिमम लेवल पर, जो हमारा अचीवमेंट है उसको ऑप्टिमम लेवल पर हम लोग ले जा रहे हैं और उन क्षेत्रों में जो विकास की चीज़ें हैं उसको बिल्कुल अंतिम स्तर तक, अंतिम पायदान तक पहुंचाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। और इसी का प्रतिफल है कि पिछले कई महीनों में लगातार मुजफ्फरपुर जिला ने किसी न किसी सेक्टर में काफ़ी ऊंचा रैंक भी हासिल किया है। मुजफ्फरपुर जिला का आकांक्षी जिला के रूप में चयन होने के बाद से मूलभूत सुविधाओं में तेजी से विकास हुआ है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी पूर्ण तरीके से पहुंचे, इसको लेकर सरकार और जिला प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, मुजफ्फरपुर। और इस खास रिपोर्ट के बाद आइए बात करते हैं मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर में मंडियों का भाव। मोटे अनाज में शामिल बाजरे की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2 सितंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 7,18,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2022 के दौरान खरीफ बाजरे की बुआई 70,44,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की खेती 63,26,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य है। सोमवार को अधिकांश मंडियों में बाजरा बिकवाली के लिए पहुंचा। 5 सितंबर को ज्यादातर मंडियों में बाजरे के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान बाजरे के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की दहेगाम मंडी में 3 सितंबर को बाजरे का भाव था 2,330 रुपए क्विंटल। 5 सितंबर को इसके सौदों में 118 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,212 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे। वहीं राज्य की ही राजकोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान बाजरे के भाव स्थिर रहे। यहां 3 और 5 सितंबर को बाजरे का भाव रहा 2,000 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 3 सितंबर को बाजरे का भाव रहा 2,005 रुपए क्विंटल। 5 सितंबर को इसके सौदे 85 रुपए लुढ़ककर 1,920 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे। हालांकि राज्य की ही सिरसागंज मंडी में 3 सितंबर को हाइब्रिड बाजरे का भाव था 1,960 रुपए क्विंटल। 5 सितंबर को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 1,960 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहे। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021 और 22 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की उपज 12,40,000 टन कम रहने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से 16 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में खरीफ बाजरे की पैदावार 96,20,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 1,08,60,000 टन रही थी। चालू खरीफ सीजन के दौरान तिल की बुआई बीते साल के मुकाबले बढ़ी है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 के दौरान खरीफ तिल की बुआई 2 सितंबर तक 12,83,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ तिल की खेती 12,77,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल तिल की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 6,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। वहीं बात तिल की आवक की करें तो सप्ताह के पहले दिन सोमवार को तिल की आवक दूसरे कृषि उपज मंडियों के मुकाबले गुजरात की मंडियों में अधिक देखने को मिली। 5 सितंबर को ज्यादातर मंडियों में तिल के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी में 3 सितंबर को सफेद तिल का भाव रहा 12,000 रुपए क्विंटल। 5 सितंबर को इसके भाव में 500 रुपए की गिरावट आई और भाव 11,500 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे।
जबकि राज्य की ही धोराजी मंडी में इस दौरान सफेद तिल के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 3 सितंबर को सफेद तिल का भाव रहा 11,355 रुपए क्विंटल। 5 सितंबर को इसके सौदे 350 रुपए प्रति क्विंटल मजबूत होकर 11,705 रुपए क्विंटल पर हुए। वहीं राजकोट मंडी में 3 सितंबर को काले तिल का भाव था 12,875 रुपए क्विंटल। 5 सितंबर को इसके भाव में 1,125 रुपए की नरमी आई और भाव 11,750 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे। हालांकि उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में तिल के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहां 3 सितंबर को तिल का भाव रहा 10,210 रुपए क्विंटल। 5 सितंबर को इसके सौदों में 40 रुपए की तेजी आई और भाव 10,250 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचा। आपको बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर खरीफ तिल की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 16 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ तिल की उपज साल 2021 और 22 में 7,62,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ तिल की पैदावार 8,17,000 टन रही थी। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। देखते हैं किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ध्यान। पश्चिमी पंजाब में इस समय जरूरत पड़ने पर खेतों में सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ के किसान नींबू वर्गीय फलों के अलावा आम, अमरूद, लीची, लोकार्ड और चीकू जैसे सदाबहार फलों के नए पौध की रोपाई कर सकते हैं। पश्चिमी पंजाब में ही इस मौसम में कपास की फसल में सफेद मक्खी का प्रकोप बढ़ सकता है। इसके अलावा यहाँ इस समय बैंगन, आलू, टमाटर, भिंडी, मूंग और ग्वार में भी कीटों के लगने का अनुमान है। ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहें। पंजाब के असमतल इलाकों के किसान इस समय आम, अमरूद, लीची, इसके साथ ही यहाँ मौसम को ध्यान में रखते हुए मक्का और गन्ने के अलावा सब्जियों और बागों में सिंचाई करें। ऐसे में धान में भी रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। बचाव के लिए मेड़ों से खरपतवार को साफ करें। पंजाब के उप पर्वतीय हिस्सों में बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन और अरहर में निराई गुड़ाई करें। वहीं मध्य पंजाब के मैदानी इलाकों में इस समय अगेती, फूलगोभी की रोपाई करें। इसके साथ ही यहाँ के किसान इस समय नींबू वर्गीय फलों के अलावा आम, जामुन, आंवला, लीची और चीकू के नए पौधों की रोपाई कर सकते हैं। मध्य पंजाब में ही एक सप्ताह के अंतराल पर सब्जियों में सिंचाई करते रहें। वहीं पश्चिमी हरियाणा में गाजर की बुआई और प्याज की रोपाई कर लें। इसके साथ ही यहाँ इस समय फसलों और सब्जियों में निराई गुड़ाई का काम करें। पूर्वी हरियाणा के किसान इस समय फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। साथ ही धान में आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई का काम करें। पूर्वी हरियाणा के किसान इस समय गाजर की रोपाई भी कर सकते हैं। और अब खास खबर। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बांग्लादेशी समकक्ष की अगवानी की। दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने से जुड़े कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इससे पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बांग्लादेशी समकक्ष का स्वागत किया। बांग्लादेशी पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मामले में कुल 30 से ज्यादा जगहों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी। दिल्ली समेत लखनऊ, गुरुग्राम, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु में प्रवर्तन निदेशालय ने छापे मारे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सैन फ्रांसिस्को में फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डियास्पोरा स्टडीज और ग्लोबल इंडियन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स एसोसिएशन के नेताओं के साथ मुलाकात की। वाणिज्य मंत्री ने तकनीक समुदाय से भारत के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए और भारत में निवेश और संचालन स्थापित करने का आग्रह किया।
आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य क्षेत्र श्रेणी के अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई की। CJI यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने वकील गोपाल शंकर नारायण को निर्देश दिया कि वे सभी पक्षों से बात कर सुनवाई के मुद्दे गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें। देश में अब तक 213.72 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 19,93,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। देश भर में पिछले 24 घंटों में 4,417 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 6,032 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.69% हो गया है। भारतीय रेल ने अगस्त 2022 में 119.32 MT मासिक माल ढुलाई करके माल ढुलाई के मामले में अब तक के सर्वश्रेष्ठ अगस्त माह के रूप में दर्ज किया है। अगस्त 2022 में वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ अगस्त माह में की गई माल ढुलाई के आंकड़ों की तुलना में 8.69 MT यानी 7.86% अधिक माल ढुलाई की गई है। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।